सो अमंग डिटीज आपने सबसे पहले कंसिडर करना है नॉर्मल मिसचीफ को, कि कहीं नॉर्मल मिसचीफ को आप लेवल तो नहीं कर रहे एज कंडक्ट डिसऑर्डर, उसे आपने एक्सक्लूड करना है। नंबर टू, आपने डिटीज में रखना है ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर। ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर ज़्यादा अर्लियर एज में होता है, उसमें फिजिकल एग्रेशन नहीं होती, उसमें स्टीलिंग या वायलेशन ऑफ रूल्स ये नहीं होते, क्रिमिनल एक्ट्स वो बच्चे नहीं करते ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर में, एंड इट डजंट एग्जिस्ट कोमोर्बिडली विद डिप्रेशन। तो कुछ ऐसे क्राइटेरिया कि जिसे आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर है या कंडक्ट डिसऑर्डर है। नेक्स्ट, ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर में प्रीडेट कंडक्ट डिसऑर्डर, इट में अकर एट अर्लियर एज, उसके बाद वही ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर ये कंडक्ट डिसऑर्डर में चेंज हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है, इट में प्रीडेट दी कंडक्ट डिसऑर्डर। मगर ऐसे भी इंडिविजुअल्स आपको मिलेंगे कि जो कि कंडक्ट डिसऑर्डर शो कर रहे हैं और में किसी ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर की हिस्ट्री आपको नहीं मिलती, इट इज ऑल्सो पॉसिबल। Major depression can be one of the DTs. Bipolar affective disorder can be kept as a differential. ADHD मोस्टली आपको मिलती है, इसे आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस में रख सकते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों में कंडक्ट डिसऑर्डर ज़्यादा कॉमन है, तो इसे और सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर को भी आपने डीडीज में रखना है और हर एक ऊपर आपने एक्सक्लूड करना है। कोर्स एंड प्रोग्नोसिस, जो स्वेयर फॉर्म है ये परसिस्ट करता है और ये बाद में एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में चेंज हो सकता है। जो माइल्डर फॉर्म है मोस्टली दैट फॉर्म ऑफ कंडक्ट डिसऑर्डर डिसअपियर्स। तो देखा गया है कि जो बच्चे, जिन बच्चों में कंडक्ट डिसऑर्डर चाइल्डहुड में डायग्नोज होता है, तो 50% ऑफ दोज विद onset of conduct disorder in childhood, they still show conduct disorder in the adult life. They show conduct disorder in adulthood. तो 50% बच्चों में ये इम्प्रूव हो सकता है, ये कंडीशन सबसाइड कर सकती है। मगर अगर कंडक्ट डिसऑर्डर का ऑनसेट चाइल्डहुड में नहीं है, एडोलिसेंस में है, तो उसमें 80% इम्प्रूव कर जाते हैं। एडल्टहुड में 80% वो कंडक्ट डिसऑर्डर शो नहीं करते। देखिए 80% ऑफ दोज with onset of conduct disorder in adolescence do not show conduct disorder in adulthood. मैं ऊपर वाले सेंटेंस को भी इसी के मुताबिक बना लेता हूँ कि 50% ऑफ दोज विद ऑनसेट ऑफ कंडक्ट डिसऑर्डर इन चाइल्डहुड दे डू नॉट शो कंडक्ट डिसऑर्डर इन एडल्टहुड। 50% शो करेंगे, 50% शो नहीं करेंगे। मगर जिन बच्चों में, जिन इंडिविजुअल्स में एडोलिसेंस में इसका ऑनसेट हुआ हो, उसमें से 80% एडल्टहुड में इम्प्रूव कर जाते हैं, सिर्फ 20% में कंडक्ट डिसऑर्डर रहता है। तो ये इसकी प्रोग्नोसिस है। फर्दर कुछ फैक्टर्स ऑक्सफोर्ड में मेंशन किए कि जो कि पास पेपर में आए भी हैं, फैक्टर्स प्रेडिक्टिंग पुअर आउटकम। तो इसमें हम 3 ग्रुप्स बनाते हैं। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि उस यंग इंडिविजुअल में होते हैं, इस यंग पर्सन में होते हैं, जो कि पुअर आउटकम शो करते हैं। एक, जितना अर्लियर ऑनसेट होगा कंडक्ट डिसऑर्डर का, उतने ही पुअर प्रोग्नोसिस के होने के चांसेस हैं। सेकंड, अगर स्वेयर फ्रीक्वेंट एंड वेरिड सोशल बिहेवियर्स हो, बिहेवियर बहुत स्वेयर हो, बहुत फ्रीक्वेंट हो, बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो उसमें, अगेन इट बिकम्स अ पुअर प्रेडिक्टिव प्रोग्नोस्टिक फैक्टर। हाइपर एक्टिविटी एंड अटेंशन प्रॉब्लम्स हो बच्चों में, IQ लो हो, a major risk factor and a major poor prognostic factor। और परवेजिवनेस हो, व्हाट इज परवेजिवनेस, कि वो हर इन्वायरमेंट में यही बिहेवियर शो करता हूँ, एट होम, इन स्कूल एंड एल्सवेयर। इन द फैमिली क्या फैक्टर्स है जो कि पुअर प्रोग्नोसिस को प्रिडिक्ट करते हैं? पेरेंटल क्रिमिनलिटी एंड अल्कोहलिज्म, हाई हॉस्टिलिटी इन द इंडिविजुअल्स ऑफ द फैमिली, लो इनकम। इन द वाइडर इन्वायरमेंट क्या फैक्टर्स है जो कि पुअर प्रोग्नोसिस प्रिडिक्ट करते हैं? इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड एरिया में बच्चे रहते हों या इनइफेक्टिव स्कूलिंग हो, these are the risk factors and the factors which predict poor prognosis. According to study of Scott
2009, ये आप बतौर रेफरेंस लिख सकते हैं। ट्रीटमेंट जो माइल्ड फॉर्म्स हैं वो खुद ब खुद सबसाइड करते हैं, तो माइल्ड फॉर्म्स में किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। मॉडरेट टू स्वेयर टाइप्स में हम सबसे पहले प्रेफर करते हैं साइको सोशल इंटरवेंशन। साइको सोशल इंटरवेंशन में PSTT इज़ द मोस्ट प्रेफर्ड वन। PSTT क्या है? इट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ट्रेनिंग। ये एक 12 वीक सीक्वेंशियल प्रोग्राम है कि जिसमें हम उन इंडिविजुअल्स के प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इन्हेंस करने की कोशिश करते हैं। हम ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करते हैं जिनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्वॉल्व होती हो, और बच्चों को फिर कहते हैं कि आपने इसको टैकल कैसे करना है, उन्हें स्किल्स बताते हैं। वो बच्चे आहिस्ता आहिस्ता वो स्किल्स इम्प्रूव करते जाते हैं, एंड वंस दे इम्प्रूव द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, फिर हम ये समझते हैं कि जो वाइडर इन्वायरमेंट में वेन एवर दे आर कन्फ्रंटेड विद सच सिचुएशंस विच इन्वॉल्व कन्फ्लिक्ट्स, तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इम्प्रूव होंगी, दे वुड बी एबल टू अवॉइड एग्रेशन। तो आप देखना साइकोलॉजिकल थेरापीज में सबसे ज़्यादा फोकस उनके एग्रेशन पर होगा। बाकी जो हैबिट्स है, स्टीलिंग करना, झूठ बोलना, वो सेकेंडरीली खुद ब खुद इम्प्रूव करते जाएंगे, मगर फोकस हम एग्रेशन पर करते हैं। तो एक तो हम उनके स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं कि वो किस तरह से किसी भी सिचुएशन को प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड, पेरेंट मैनेजमेंट ट्रेनिंग की जाती है, PMT। इसमें पेरेंट्स को ये सिखाया जाता है कि किस तरह से उन्होंने वो बिहेवियर्स रीइंफोर्स करने हैं जो बच्चों में पॉजिटिवली अपीयर होते हैं, और वो बिहेवियर्स जो कि नेगेटिव है उन पर किस तरह से उन्होंने लिमिट सेट करनी है। एक लिमिट सेट करनी कि बच्चे ने एंगर शो नहीं करना, फिजिकली या वर्बली अब्यूजिव नहीं होना, और उनके लिए उन्होंने पनिशमेंट्स रखनी है। पनिशमेंट फिजिकल कभी भी नहीं होंगी। पनिशमेंट का मतलब ये कि आपने उनके प्रिविलेजेस कम करने हैं। पहले अगर उनके खेलने के 2 घंटे थे, आज गलती की है तो आधा घंटा मिलेगा। पहले अगर टेलीविज़न देखने के 2 घंटे थे, आज वो टाइम कम होगा। पहले अगर पढ़ाई का टाइम 2 घंटे था, आज 4 घंटे होगा। तो इन दिस वे यू विल बी सेटिंग लिमिट्स। ये अपने पेरेंट्स को बताना है, उनके लिए ओपीडी स्लिप पर लिखना है इस तरह से कि किस तरह से उन्होंने पॉजिटिव बिहेवियर्स को अप्रिशिएट करना है वर्बली, और उनके लिए रिवार्ड्स रखने हैं ताकि वो पॉजिटिव बिहेवियर रीइंफोर्स हो और उनकी शख्सियत का हिस्सा बने। और जो जो नेगेटिव बिहेवियर होगा उन पर आपने लिमिट्स सेट करने हैं, और आपने पेरेंट्स को ये आगाही देनी है कि उनके किस बिहेवियर की वजह से बच्चों में ये नेगेटिव बिहेवियर मजीद वर्स हो सकता है। अगर दोनों पेरेंट्स एक पेज पर ना हो, एक पेरेंट एक प्रिविलेज दे रहा है, अगला नहीं दे रहा, अगेन बच्चों में ये एक डायकोटोमस सिचुएशन सी बन जाती है। वो एक डायलेमा से सफ़र करते हैं, वो फिर ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, एक की सिंपैथी वो गेन करते हैं, अगले के लिए हेट्रेड डेवलप करते हैं। तो पेरेंट्स का एक पेज पर होना ये मस्ट है, और बहुत सारे स्किल्स पेरेंट्स को सिखाए जाते हैं, उनको वीडियोस भी दिखाई जाती है ताकि वो घर में जाकर होमवर्क कर लें और इन स्किल्स के ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करें। थर्ड, द इनक्रेडिबल ईयर्स, ये भी एक कोर्स का नाम है, ये भी एक CBT की एक मॉडिफाइड फॉर्म है। सारे के सारे CBT के मॉडिफाइड फॉर्म्स हैं। दिस द IY प्रोग्राम, इट टारगेट्स यंग चिल्ड्रन फ्रॉम 3 to 8 years. Administered this course, these sessions are administered over 22 weeks. यहाँ पर उनके हैबिट्स पर भी काम किया जाता है, उनके बिहेवियर पर काम किया जाता है, और साथ ही पेरेंट्स और टीचर्स की भी ट्रेनिंग की जाती है। एंगर कोपिंग प्रोग्राम या एंगर मैनेजमेंट जिसे आप कहते हैं, जिसे हम अलग से पढ़ेंगे भी, ये भी एक मॉडिफाइड CBT फॉर्म। ये 18 सेशन का इंटरवेंशन प्रोग्राम है स्कूल एजेड चिल्ड्रन के लिए, जो कंप्रीहेंड कर सकते हैं, आपकी बात समझ सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अप्लाई करने हैं, किसी भी एबनॉर्मल सिचुएशन को ओवर रिएक्ट नहीं करना, अपना रिस्पॉन्स डिले करना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज अप्लाई करना है, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन अप्लाई कर सकते हैं, स्ट्रेस रिलीजिंग टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हैं, अगले बंदे को के पर्सपेक्टिव को उन्होंने किस तरह से कंसिडर करना है जब ये इन्हें एंगर हो, अपने पोस्चर को किस तरह चेंज करना है, उस वक्त इन्वायरमेंट को किस तरह से चेंज करना है, ये सारे के सारे स्किल्स एंगर मैनेजमेंट में सिखाए जाते हैं। क्योंकि सोशल कॉम्पिटेंस आप जितनी ज़्यादा करेंगे, सोशल बिहेवियर बच्चों में उतना ही ज़्यादा होगा और एग्रेशन उतना ही कम होगा। जितनी बच्चों में सोशल कॉम्पिटेंस ज़्यादा होगी, सोशल बिहेवियर ज़्यादा पॉजिटिव होगा, एग्रेशन कम होगा। तो इसी को मद्देनज़र रखकर एक और प्रोग्राम है MC प्रोग्राम, दैट इज़ मेकिंग चॉइसेस। मेकिंग चॉइसेस प्रोग्राम में
The social problem solving skills for children are taught. और ये देखा गया है कि this program has the best results among school children. Remedial teachings, like अगर किसी को लर्निंग डिसेबिलिटी हो, रीडिंग प्रॉब्लम हो, तो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी को फोकस करना ये रेमेडियल टीचिंग में बताया जाता है, और ये सिर्फ स्पेसिफिक क्लाइंट्स ही के लिए होता है. रेजिडेंशियल केयर इज नॉट कंसिडर्ड unless you are completely compelled to do so. So residential care is only the last option कि आप उनके लिए एक रेजिडेंशियल केयर एक ऐसी देखें जहाँ पर बच्चे रहते भी हो और उनकी ट्रीटमेंट और स्कूलिंग वगैरह भी हो. Psychopharmacological interventions less frequently applied in milder form. In moderate form, again हम पहले psychotherapy देखते हैं, फिर इनकी तरफ आते हैं, मगर in severe form you have to give antipsychotics, especially risperidone is very safe. आप risperidone दे दें. बाकी तमाम antipsychotics की studies हैं, quetiapine की, aripiprazole की, olanzapine, haloperidol, but the preferred choice is risperidone. मूड स्टेबलाइजर्स में कार्बामिजापिन की भी स्टडीज हैं और वेल्प्रोइक एसिड की. मोस्टली व्हाट आई एडवाइस टोपिरामेट. इट इज आल्सो अ मूड स्टेबलाइजर. सो टोपिरामेट, कार्बामिजापिन और वेल्प्रोइक एसिड. एसआरआईज उस वक्त दी जाती जबकि कोमॉर्बिड डिप्रेशन हो, इरिटेबिलिटी हो, लो सेल्फ एस्टीम आप सस्पेक्ट करें कि बच्चे में है, कोई रिपीटेड बिहेवियर है, कोई ओसीडी लाइक सिम्टम्स उसमें है, तो आप एसआरआईज एडवाइस कर सकते हैं. इन चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स द प्रेफर्ड चॉइसेस आर फ्लॉक्सिटीन और सर्ट्रलिन. फ्लॉक्सिटीन और सर्ट्रलिन. अगर उनसे का कोई इफेक्ट सामने ना आ रहा हो, फिर आप किसी और मेडिसिन को चूज कर सकते हैं. मोस्ट प्रेफर्ड आर दीज टू. इसके अलावा जो भी कोमॉर्बिड कंडीशन आपको मिले, लाइक एडीएचडी आपको मिले, आपने मिथाइलफेनिडेट देना है या एटोमोक्सिटीन अवेलेबल है, वो आप दे सकते हैं. लर्निंग डिसेबिलिटी आपको लग रही है, अगेन हम उसे रिस्पेरिडोन उसके लिए देते हैं, या उसके लिए मॉडिफाइड साइकोलॉजिकल थेरापीज जो भी रिक्वायर्ड हो वही हम सजेस्ट कर सकते हैं. सो ये थी मैनेजमेंट ऑफ कंडक्ट डिसऑर्डर. अब एक पास पेपर में क्वेश्चन देखते हैं. I hope this screen is visible. A 28 years old child is brought to psychiatric OPD with 1 year history of hyperactivity. Defines telling lies, stealing household items, beating younger kids. A month earlier, he set fire in kitchen. He also runs after pets to harm them. There have been multiple events of self-harm. What is your provisional diagnosis? Enlist 10 questions to interview this child or his parents in order to reach a proper diagnosis. ये अक्सर short case भी आता है एग्जाम में. How would you manage this case? So the provisional diagnosis is conduct disorder. Very clear. Illicit history of conduct disorder. How would you interview the parents? Can you give examples of being disobedient? पहला सवाल. How does he react to being told no? जब उसे कहते no, तो किस तरह वो respond करता है? Does he get involved in physical fights? Has he ever hurt any animal or pet? Have you known him to steal or lie? Has he ever damaged property? What concerns have you heard from the school? Do you have any information about his act of bullying in school? How much is his life affected by all these activities? Is there any history of violence in the family? Does anyone abuse alcohol or other abused substances at home? Does he feel
Low in mood, or does he think life is not worth living? Management. Applying biopsychosocial model, the management plan would include the following steps. Training programs. These programs use behavioral principles. Parents are taught how the child's antisocial behavior may be reinforced unintentionally by their attention to it, and how it may be provoked by interaction with the other family members. Parents are taught how to reinforce normal behavior by praise or rewards, and how to set limits on abnormal behavior. They are also given written information and video recordings. Anger management. Other methods, remedial teaching should be arranged if there are associated reading difficulties. Residential care, this should be done only for compelling reasons. Medication is of little value unless there is comorbid disorder, which is apparently treated in this way. And if the child is too much aggressive, then you can advise antipsychotics or mood stabilizers. And if there is a comorbid depression like condition, you can advise SRIs. So that's all for today. Have a nice Saturday. See you tomorrow at 10 a.m. inshallah.